नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है शिक्षण विधियों की इस कक्षा में। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, शिक्षण विधियां बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए भी और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है, भाग है। इसका बहुत अच्छे से हमें अध्ययन करना है और पूरे में से पूरे अंक हमें अर्जित करने हैं। तो आइए आज हम जिस शिक्षण विधि की बात करते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि। मित्रों, एक बहुत पुरानी विधि है व्याकरण अनुवाद विधि। द्वितीय भाषा सिखाने के लिए हमें कई बार अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो मित्रों, इस व्याकरण अनुवाद विधि में क्या क्या होता है? देखिए, दो शब्द हैं, एक है व्याकरण, दूसरा क्या है? अनुवाद। यानी हम कोई द्वितीय भाषा बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस द्वितीय भाषा की व्याकरण बच्चे को सिखाते हैं, शब्द वाक्य की रचना को सिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको मातृभाषा से द्वितीय भाषा के वाक्यों को क्या करते हैं, अनुवाद करके धीरे धीरे द्वितीय भाषा सिखाने का क्या करते हैं, प्रयास। तो सबसे पहले तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। ये ध्यान रखना, द्वितीय भाषा शिक्षण की क्या है मित्रों, विधि है। आइए हम बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि की और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस विधि का जो दूसरा नाम है वो है भंडारकर विधि। ध्यान देना, है ना, परीक्षा में प्रश्न आता है भंडारकर विधि, यानी व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है, तो हम कहेंगे भंडारकर विधि। ठीक है मित्रों, और ये भंडारकर विधि क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले जो किया है संस्कृत भाषा में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया है। ध्यान देना, राम भी है, कृष्ण भी है, गोपाल भी है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सबसे पहले किस भाषा यानी संस्कृत भाषा हेतु इस विधि का उपयोग किया था। तब से इस विधि का एक नाम जो है वो भंडारकर विधि भी प्रचलित हो गया है। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो एक प्राचीनतम विधि है और सर्वाधिक प्रचलित विधियों में से एक है और इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं। मित्रों, जब बात की जाती है तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है और द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधियों में से एक है। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधियों में से एक है। मित्रों, प्रथम भाषा कौन सी होती है? प्रथम भाषा हमेशा कौन सी होती है? जो बालक की मातृभाषा होती। ध्यान देना, प्रथम भाषा हमेशा कौन सी होती? मातृभाषा। जैसे मान लीजिए हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। समझना बात को, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम हिंदी भाषी बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो द्वितीय भाषा उसकी कौन सी हुई? ध्यान देना, द्वितीय भाषा जो हम सिखाना चाहते हैं वो द्वितीय भाषा है। और द्वितीय भाषा कौन सी है मित्रों? तो हम कहेंगे अंग्रेजी जो है वो हमारी कौन सी भाषा है मित्रों? द्वितीय भाषा है। अंग्रेजी जो है वो कौन सी भाषा है? द्वितीय भाषा है। तो आप समझे मेरी बात को, यहाँ पर ये जो विधि है स्पेशली, है ना, विशेष रूप से द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी आता है, निम्नलिखित में से द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है या नहीं है। तो जैसे एक द्विभाषी पद्धति है वो भी द्वितीय भाषा सिखाती है, सैनिक पद्धति है वो भी द्वितीय भाषा सिखाती है, और यहाँ आप देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि ये भी द्वितीय भाषा सिखाती है। तो कौन सी विधि द्वितीय भाषा सिखाती है, शिक्षण में काम में आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों और देखें इसमें होता क्या क्या है, पूरी प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों को द्वितीय भाषा, ध्यान देना बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान। ध्यान देना, जैसे हम बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते हैं तो अंग्रेजी भाषा की व्याकरण का ज्ञान बच्चों को हम पहले करवा देते हैं, छात्रों को करवाया जाता है ना। यानी हम व्याकरण जो है अंग्रेजी की वो पहले पढ़ाते हैं, समझाते हैं बच्चों को। उसके बाद प्रथम भाषा के छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद करवाया जाता है। प्रथम भाषा के छोटे छोटे वाक्यों का, जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ठीक है, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, ठीक है, वह बैठा है, ठीक है, वह बैठा है, ही सिट्स। तो इस तरह से छोटे छोटे जो वाक्य हैं उनको अनुवाद करवाया जाता है, किसमें? द्वितीय भाषा में, और धीरे धीरे द्वितीय भाषा सिखाने का कार्य किया जाता है और छात्रों को द्वितीय भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। छात्रों को प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा में साम्यता व असमानता या भिन्नता पर शिक्षक द्वारा छात्रों को विस्तार से बता दिया जाता है। यानी बच्चे को हिंदी की व्याकरण का ज्ञान है और अंग्रेजी की व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है।
हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में कौन कौन सी समानता है, कहाँ कहाँ वाक्य रचना को लेकर भिन्नता है, इस बात को पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है और इस आधार पर हम द्वितीय भाषा अंग्रेजी बच्चों को सिखाते हैं। अब अंग्रेजी ही द्वितीय भाषा हो ये जरूरी नहीं है, संस्कृत भी हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, जापानी हो सकती है, चाइनीज हो सकती है, मंदारिन, कोई सी भी, है ना। तो इसमें छात्रों को दोनों भाषाओं के वाक्यों की संरचना का ज्ञान, दोनों भाषाओं के वाक्यों की संरचना का ज्ञान करा दिया जाता है और धीरे धीरे छात्र द्वितीय भाषा सीख जाते हैं और छात्र धीरे धीरे क्या करते हैं, द्वितीय भाषा सीख जाते हैं। यानी इस तरह से अनुवाद के द्वारा बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। आप देख रहे हैं कई बार आप इस तरह के विज्ञापन देखते हैं कि इस पुस्तक को पढ़िएगा, 60 दिन में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। कोई कोई किताब का विज्ञापन होता है 30 दिन में, और फिर कोई कोई किताब में तो ऐसा विज्ञापन होता है कि इतने घंटों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। तो मित्रों, ये फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने सीखेंगे कैसे? ऐसे ही रैपिडेक्स जो हैं, यानी इसी तरह का डिजाइन किया हुआ एक पुस्तक है जिसमें क्या है, छोटे छोटे वाक्य हैं हिंदी में और उसी को अनुदित कर रखा है या उसी का अनुवाद कर रखा है किसमें, अंग्रेजी में। तो छात्र जो है उस हिंदी वाक्य को पढ़ता है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में पढ़ता है और धीरे 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 फिर उसका जो है इंग्लिश स्पीकिंग और कन्वर्सेशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मातृभाषा वह भाषा है जिसको प्रथम भाषा भी कह सकते हैं, जो बच्चा जानता है, जो बच्चे की मदर टंग है वो प्रथम भाषा है, ध्यान रखना। जैसे राम घर जा रहा है, यहाँ पर राम करता है, घर कर्म है और जा रहा क्या है, क्रिया है। हिंदी में वाक्य की जो रचना है मित्रों इस तरह से ही होती है, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, प्राय यही सीक्वेंस होती है, यही क्रम होता है। इसी बात को द्वितीय भाषा, माना कि बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, राम इज गोइंग टू होम। अब आप देखिए, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के ठीक बाद है और ऑब्जेक्ट यहाँ, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है लेकिन फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है, वर्ब। ये वाक्य रचना हिंदी की है और ये वाक्य रचना किसकी है, अंग्रेजी की है। अंग्रेजी में जो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स हैं वो पहले आ जाती है सब्जेक्ट के ठीक बाद, जबकि हिंदी वाक्य रचना में जो क्रिया है वो अंत में आती है। तो इस तरह से ये हिंदी है, फिर उसका अनुवाद किसमें किया, अंग्रेजी भाषा, द्वितीय भाषा में। इसी तरह के छोटे छोटे वाक्यों से धीरे धीरे फिर और बड़े वाक्यों की तरफ बच्चों को ले जाया जाता है और वो अंग्रेजी भाषा सीख जाता है। स्वयं शिक्षण मालाएं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण। जो रैपिडेक्स जो है, स्वयं शिक्षण मालाएं इसी विधि पर आधारित है। द्वितीय भाषा सिखाने की ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है और इसमें जो स्वयं शिक्षण मालाएं हैं, जिसमें स्वयं बच्चा पढ़कर क्या करता है, द्वितीय भाषा सीखता है, वो इसी विधि पर आधारित है। तो मित्रों, विधियां छोटी छोटी है, बस थोड़ा सा मूल तथ्यों को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो शिक्षण विधियों से आने वाले प्रश्न हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम उन मूल तथ्यों पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए गलती हो जाती है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, स्वयं शिक्षण मालाएं किस विधि पर आधारित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कौन सी विधि पर आधारित है, व्याकरण अनुवाद विधि पर आधारित है। यह विधि अनुवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहले व्याकरण अनुवाद विधि, नाम ही ऐसा है, तो ये अनुवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ अनुवाद किया जाता है, फिर अनुवाद के लिए दिए गए वाक्यों का अपेक्षित भाषा में अनुवाद तभी किया जा सकता है जब व्याकरणिक ज्ञान हो। यानी अनुवाद तभी अच्छे से कर सकते हैं जब बच्चे को द्वितीय भाषा के व्याकरण का भी अच्छे से ज्ञान हो, प्रथम भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान हो। यानी व्याकरणिक ज्ञान होना मित्रों बहुत आवश्यक है। फिर देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पहले भी आपको बता दिया गया है ना, अपनाए जाने के कारण इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर राम कृष्ण गोपाल भंडारकर ने इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा हेतु किया था, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी हम जानते हैं। यहां तक मित्रों क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं सोच रहा हूं। इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गुण और विशेषताओं की बात करते हैं। गुण और विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, गुणों की जब बात करते हैं तो बड़ी सरलता से द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। सबसे पहली बात, इसमें बहुत सरलता के साथ द्वितीय भाषा सिखाई जाती है, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य प्रथम भाषा के और उसी का अनुवाद किसमें कर दिया जाता है, द्वितीय भाषा में। तो सरल तरीके से बच्चा जो है वो द्वितीय भाषा सीख जाता है। कम समय व परिश्रम में छात्रों को अन्य भाषा सिखाई जाती है। बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, कम समय और कम परिश्रम में हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, द्वितीय भाषा सिखा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा व्याकरण का संक्षिप्त ज्ञान देकर हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। भाषा की अपेक्षा भाषा तत्वों का ज्ञान छात्रों को प्रमुखता से दिया जाता है। भाषा की अपेक्षा भाषा के जो तत्व है,
है ना, अक्षर है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उनको अच्छे से सिखाया जाता है ताकि बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, दूसरी भाषा को सीख जाए। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए ये इतनी कारगर नहीं है, यह प्राय उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो ये उसके कुछ क्या है मित्रों, गुण हैं। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कुछ गुण के साथ। देखिए, एक और, छात्रों को दोनों भाषाओं की व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो जाता है। इस विधि का फायदा क्या है कि छात्रों को प्रथम भाषा का व्याकरण का ज्ञान हो जाता है, द्वितीय भाषा जो उसे सिखाई जानी है उसके भी व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। तो व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो जाता है, ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। कुछ सीमाएं या दोष देखिए मित्रों कौन कौन सी है। रटने पर अधिक बल दिया जाता है, सबसे बड़ी बात। किस पर अधिक बल दिया जाता है मित्रों? रटने पर अधिक बल दिया जाता है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि जहां रटने की बात आती है, समझना, वहां वैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते। तो यहाँ रटना पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, सेंटेंस इधर से उधर कन्वर्ट करके रटते हैं और रटे हुए सेंटेंस को बोलते हैं। तो यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। भावात्मक शिक्षण का अभाव, इस विधि में किसका अभाव रहता है? भावात्मक शिक्षण का अभाव। जहां व्याकरण है वहां भाव की बात ही नहीं है, वो तो बुद्धि की बात है। तो भावात्मक शिक्षण का अभाव रहता है, स्वाभाविक है। व्याकरण का शिक्षण जो है वो कई सारे विद्वान कहते हैं कि निरस होता है, काव्य का जो शिक्षण है वो बड़ा सरस होता है। तो यहाँ ये बात भी है कि भावात्मक शिक्षण का क्या रहता है? अभाव। व्याकरण पर ही अधिक बल, अन्य पक्षों की उपेक्षा हो जाती। व्याकरण पर ही इतना फोकस किया जाता तो अन्य पक्षों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेखन पक्ष पर ही अधिक बल, वाचन श्रवण गौण हो जाता है। लिखने पर ही ज्यादा बल दिया जाता है इसमें, तो वाचन और श्रवण जो है वो गौण हो जाता है। ये इसका क्या है, कहीं कहीं दोष है। तो मित्रों, हमने व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ ली है, जिसमें प्रवर्तक कौन है? तो श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर जो है इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। कौन सी भाषा हेतु इन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया? संस्कृत भाषा हेतु इसका प्रयोग किया। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि भी है मित्रों। उच्च कक्षा के लिए प्रयुक्त है, प्राचीनतम विधियों में से एक है, सर्व प्रचलित विधियों में से एक है। इसमें व्याकरण के शिक्षण पर, व्याकरण के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। भाषा की अपेक्षा भाषा तत्वों पर विशेष बल दिया जाता है। अनुवाद के सिद्धांत पर यह विधि क्या है, आधारित है। तो बस ये विधि आपकी पूरी हो गई। चलिए अगली विधि पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, अनुवाद पर ही अधिक बल दिया जाता है ना, कमियों पर बात कर रहे हैं। छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। छात्रों का अभिव्यक्ति कौशल कमजोर हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखने की ही बात होती है, अनुवाद वाला। मातृभाषा व द्वितीय भाषा में साम्यता व भिन्नता बताना कठिन कार्य है। शिक्षक के लिए भी बहुत कठिन कार्य होता है कि मातृभाषा और द्वितीय भाषा जो भी है उसमें साम्यता या भिन्नता बताना प्राय दुरूह होता है, कठिन कार्य होता है। इसलिए ये भी इसकी एक क्या है, कमी कह सकते हैं या सीमा कह सकते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगली विधि है हमारी, देखिए जैसा कि नाम है हर्बर्टीय विधि। आप सभी हर्बर्ट के नाम से अच्छे से वाकिफ हैं मित्रों। जब भी हमने छात्राध्यापक जीवन में, यानी जब भी हमने BSTC या PTT का जब भी हमने एग्ज़ाम दिया और हमने PTT और BSTC जो किए हमने, उसमें इस व्यक्ति का नाम बार बार आपको सुनाई दिया होगा, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि पाठ योजना का जो सारा दारोमदार है वो हर्बर्ट ने ही प्रस्तुत किया था। और उन्हीं की पाठ योजना से हम अभी तक निरंतर क्या करते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं और कक्षा कक्ष में वास्तविक शिक्षण इसी पाठ योजना के आधार पर करवाते हैं। तो आइए चलिए इस बात को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हर्बर्टीय विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मित्रों, हर्बर्टीय विधि, ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदी भी इसको कहते हैं। हर्बर्ट की क्या कहते हैं, पंचपदी भी कहते हैं। पाठ योजना के लिए इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। जर्मन शिक्षाविद है कौन, हर्बर्ट, जिनका पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, JF हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिनका जीवन काल 1776 से 1841 ईस्वी के मध्य रहा। 1776 से 1841 ईस्वी के मध्य में रहा मित्रों। और शिक्षा का स्वरूप संपूर्ण होना चाहिए। इनका मानना था कि शिक्षा का स्वरूप जो है वो क्या होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। आधी अधूरी शिक्षा जो है वो घातक होती है। तो यहाँ देखिए, प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को सीखने में कठिनाई, प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को सीखने में बहुत कठिनाई आती है। उन्होंने ये महसूस किया कि छात्रों को सीखने में बहुत कठिनाई आती है। अब इस सीखने की कठिनाई को कैसे कम करें, तो उन्होंने
यहाँ पर कुछ सूत्रों पर बात की। हम कह सकते हैं कि हर्बर्ट की जो पंचपदी है वो कौन से सूत्रों के अनुसार जो है वो निर्मित की गई है, तो सरल से कठिन की ओर एक सूत्र उनका कि पहले बच्चों को सरल विषय वस्तु का ज्ञान कराया जाए, बाद में धीरे धीरे कुछ कठिन विषय वस्तु भी उनके समक्ष रखी जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर एक शिक्षण सूत्र है, पहले जो जानकारी में है वो बच्चे को बताया जाए। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको जरूर जांचा जाए, परखा जाए, और उसी के साथ फिर नवीन ज्ञान के साथ उसको कनेक्ट किया जाए मित्रों। तो इस तरह की स्थिति है। फिर देखिए जर्मन शिक्षाविद जो है J.F. हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने रूसो तथा पेस्टोलॉजी की बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को अपनाते हुए कानिसबर्ग अभ्यास विद्यालय में शिक्षण को मनोवैज्ञानिक क्रम देते हुए, शिक्षण को क्या दिया, मनोवैज्ञानिक क्रम देते हुए नई प्रणाली प्रतिपादित की, जो कालांतर में हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मित्रों कहीं के देखिए रूसो और पेस्टोलॉजी की जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसी से प्रभावित होकर हर्बर्ट ने क्या किया, अपने कानिसबर्ग अभ्यास विद्यालय में शिक्षण को मनोवैज्ञानिक क्रम दिया। मतलब किस क्रम में बच्चे को विषय वस्तु पहुंचानी है, पाठ पढ़ाना है, तो इस नई प्रणाली को जो उन्होंने प्रतिपादित की क्रम वाली, इसको हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से भी जानते हैं। तो पाठ योजना के जनक कहो या हर्बर्टी विधि के जनक कहो, प्रतिपादक कहो, कौन है, J.F. जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, जर्मन शिक्षाविद है। मित्रों हर्बर्ट की जब बात की जाती तो कक्षा शिक्षण हेतु इन्होंने 4 पदों का क्या किया, प्रतिपादन। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कितने पदों का प्रतिपादन किया, यानी हर्बर्ट की जो पाठ योजना है ना, जो शिक्षण विधि है, उसमें कितने पदों का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया। हर्बर्ट ने तो 4 ही किया, लेकिन उनके शिष्यों ने और अनुयायियों ने मिलकर 1 पद और उसमें बढ़ा दिया। तो इसलिए हर्बर्ट की जो पाठ योजना है या जो शिक्षण विधि उसको पंचपदी कहा जाता है। बाकी मूल रूप में हर्बर्ट ने केवल 4 पदों का प्रतिपादन किया है। पहला पद कौन सा है मित्रों, स्पष्टता। ध्यान देना, पहला पद कौन सा है, स्पष्टता। यानी जो भी बच्चे को हम पढ़ाएं बहुत स्पष्टता के साथ विषय वस्तु बच्चे तक पहुंचानी है। ये जो चरण है जिसको हमने कहा स्पष्टता, अंग्रेजी में कहते हैं क्लियरनेस, है ना, क्लियरनेस। दूसरा है संबद्धता, एसोसिएशन, यानी जो बच्चे को हम पढ़ाने वाले हैं उसमें आपसी क्या है, कोरिलेशन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि कोई उसके काम की चीज ही नहीं और हम पढ़ा रहे हैं, तो एक संबद्धता होनी चाहिए सामाजिक जीवन से, व्यावहारिक जीवन से। जो ज्ञान हम देने का प्रयास करें उसका उससे क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। व्यवस्था, बच्चे को एक सिस्टम के तहत शिक्षा देंगे, एक तरीके से, एक क्रम से हम बच्चे को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। और विधि, मेथड, यानी बच्चे को शिक्षा देने का एक क्रम निर्धारित है, एक तरीका निर्धारित है, उसको क्या कहते हैं, विधि या मेथड। तो ये 4 पद हैं, परीक्षा में आएंगे। हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना के लिए कितने पदों का जो है, कितने पदों को बताया गया या कितने पद निर्धारित किए गए। 4 पद मित्रों कौन कौन से, देखिए, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। अब देखिए इसके बाद इनके शिष्यों ने क्या क्या किया उसको भी हम समझ लेते हैं। हर्बर्ट के एक शिष्य है जिलर, है ना, जिलर भी बोलते हैं, कहीं जिलर भी आता है। इन्होंने क्या किया कि जो पहला चरण था स्पष्टता, इसके 2 भाग कर दिए उन्होंने। पहले चरण स्पष्टता के कितने भाग कर दिए मित्रों, पहले चरण स्पष्टता के 2 भाग कर दिए। पहला भाग प्रस्तावना जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा भाग जो है मित्रों प्रस्तुतिकरण जिसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। और पहला प्रस्तावना उसको क्या कहते हैं मित्रों, इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले जो स्पष्टता वाला जो चरण है उसको 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना में अक्सर आप देखते हैं इन पदों को। ठीक है, उनके ही एक शिष्य राइनोर हुए उनके शिष्य, उन्होंने इसमें एक उपकथन और जोड़ दिया। और उपकथन कौन सा, उद्देश्य कथन। यानी प्रस्तावना के बाद आप देखते हैं उद्देश्य कथन होता है, उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण होता है। जब भी पाठ योजना आपको मैंने समझाई थी, है ना, पूरा ढांचा पाठ योजना का बताया था, तब आप इस बात से अवगत हो गए होंगे, जिसको अंग्रेजी में स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं। यानी प्रस्तावना से प्राप्त जो ज्ञान है उसको थोड़ा कनेक्ट करते हुए फिर उद्देश्य कथन करते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं नए पाठ का। फिर शेष रहे 3 पदों के नाम भी उनके शिष्यों व अनुयायियों ने बदल दिए। अब 3 पद कौन से रहे, संबद्धता वाला रहा, व्यवस्था वाला रहा, विधि वाला रहा, उसके नाम इन्होंने क्या किए मित्रों, बदल दिए। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले संबद्धता वाली जो बात थी, संबद्धता वाली बात जो थी, ठीक है, संबद्धता वाली बात, देखिए संबद्धता वाली जो बात थी
उसका एक नया नाम क्या आ गया, तुलना, कंपैरिजन। ध्यान देना, व्यवस्था वाला जो पद था उसको कहा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, और विधि वाला जो पद था उसको कहा प्रयोग, एप्लीकेशन। तो ये 3 नए नाम आ गए। इस प्रकार से आप देखें हर्बर्ट की पंचपदी में नवीन चरण यानी 5 चरण इस प्रकार से। पहला स्पष्टता के जो 2 चरण कर दिए थे, तब स्पष्टता के अंतर्गत एक तो आ गया प्रस्तावना, दूसरा आ गया उद्देश्य कथन, और तीसरी बात यहां पर हो गई कौन सी, प्रस्तुतिकरण, जिसको हम दूसरी बात कहते हैं। यानी पहले चरण में 2 बातें आ गई, अ में प्रस्तावना, ब में उद्देश्य कथन, दूसरा प्रस्तुतिकरण अलग से ही एक चरण मान लिया गया, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण, और पांचवा कौन सा मित्रों, प्रयोग। पांचवा कौन सा है, प्रयोग। तो ये 5 जो चरण है, इसीलिए हर्बर्ट की जो पाठ योजना है उसको हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से भी जानते हैं मित्रों। ये फाइनली 5 चरण है। पहला चरण स्पष्टता में प्रस्तावना, उद्देश्य कथन आ गए, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण, और पांचवा प्रयोग। मित्रों जब बात करते हैं तो ये चारों जो है वो आगमन विधि पर आधारित है। ये जो है वो आगमन विधि पर आधारित, और ये वाला जो है वो निगमन विधि पर आधारित है। निगमन विधि पर आधारित है। किस पर आधारित है मित्रों, निगमन विधि। एप्लीकेशन जो सीखा है उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बच्चा अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करता है। एप्लीकेशन है, प्रयोग है, वो निगमन विधि पर आधारित है। देखिए मित्रों, इसकी गुण और विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यह विधि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, जो होना ही चाहिए। शिक्षा हमेशा किसको केंद्र में रखकर दी जाती है, शिक्षक के केंद्र में नहीं, शिक्षक को केंद्र में रखकर नहीं, बालक को केंद्र में रखकर दी जाती है। तो ये बिल्कुल सटीक बात है। फिर यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। सीखने के नियमों पर आधारित है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, सीखने के नियमों पर आधारित है। व्यवस्थित व क्रमिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, व्यवस्थित व क्रमिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। यह विधि शिक्षक की भूलों को कम करती। क्यों, बताओ कैसे? भाई पहले हम पाठ योजना बनाते हैं तो आखिर उस पाठ को पढ़ेंगे ना, और जब शिक्षक पढ़ाने से पहले पढ़ लेता है तो उससे गलतियां कम से कम होगी ना कक्षा कक्ष में। इसीलिए तो आप देखिए मित्रों, एक शिक्षक को हमेशा सजग रहना चाहिए और कक्षा कक्ष में पहले से थोड़ा प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, तैयारी करके जाना चाहिए। तो ये भी एक गुण है इसका। फिर देखिए इसके सोपान मस्तिष्क की क्रियाओं के अनुरूप है। इसके जो सोपान है, चरण जो है ना, वो मस्तिष्क की क्रियाओं के अनुरूप है। ये भी बड़ी बात है। प्रथम 4 पद आगमन व अंतिम पद निगमन के अनुसार, जो भी बता दिया। प्रथम 4 पद, ठीक है, कौन सा भाई, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, है ना, उसके बाद आप देख रहे हैं तुलना हो गया, ठीक है, और सामान्यीकरण हो गया। ये चारों पद जो हैं आगमन पर आधारित है, और प्रयोग जो अंतिम पद है 5वां, वो निगमन पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए मित्रों, इस विधि की दोष या कमियां, बहुत महत्वपूर्ण विधि है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट विधि है मित्रों, ठीक है। यह पाठ योजना का मशीनीकरण करती है। यह विधि पाठ योजना का मशीनीकरण करती है। न तो बच्चों की रुचि के अनुसार, न शिक्षक के कौशल के अनुसार इसमें कोई बदलाव संभव होता है। तो जो निर्धारित पद है उसी के अंतर्गत हर पाठ को पढ़ाना होता है, तो ये मशीनीकरण कर देती है, ऐसा इसके ऊपर एक आरोप है। बोध शक्ति पर बल दिया जाता है, तर्कशीलता और विचार शक्ति की उपेक्षा की जाती है, बोध शक्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। यह विधि गणित, विज्ञान, भूगोल के लिए उपयुक्त है, पर भाषा के लिए इतनी उपयुक्त नहीं है मित्रों। भाषा के लिए इतनी उपयुक्त नहीं, यहाँ थोड़ा फ्री हैंड नहीं किया गया शिक्षक को। यह विधि छात्रों को निष्क्रिय बनाती, सभी छात्र सक्रिय इसमें रह पाए, यह जरूरी नहीं होता है। चरणों के बंधन में अधिगमकर्ता को बांधती है ना। ये पंचपदी है, 5 चरणों में अधिगमकर्ता को क्या करती है, बांध देती है मित्रों। तो 2 विधियां आपके सामने रखी, व्याकरण अनुवाद विधि और दूसरी हर्बर्टीय विधि। दोनों ही विधियां बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ोगे ना मन से, या फिर और हम लोगों के सामने लाचारी जताए? नहीं, सब कुछ भीतर है। जगाओ और जगो, अंदर के भाव को जगाओ और जगो। कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है? देख रहे हो, सफेदी बहुत दिख रही होगी आपको। कहीं न कहीं उम्र कम रही, लेकिन अनुभव काफी लेने का प्रयास किया गया, खूब मेहनत की गई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आप भी कीजिए ना। ये बाहरी आवरण शायद सफेद दिखे या काले, इनसे फर्क नहीं पड़ता है। आपने अचीव क्या किया इस जगत में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अचीवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर हम अचीव नहीं कर पाए तो लोग हमारा कैलकुलेशन ठीक नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, सजग हो जाओ। जो सजग हो जाए उसको कोई लूट नहीं सकता, और गाफिल मुसाफिर को तो हम सफर लूट लेते हैं। गाफिल हो ना मुसाफिर, तो हम सफर ही लूट लेते हैं, उसको लूटने के लिए कोई बाहर से नहीं आता। इसलिए गाफिल नहीं मित्रों, सजग हो जाओ। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो ना, किसने मना किया है?
है ना, उस सूर्य ने तो हमें निश्चित समयावधि में, है ना, आकर प्रकाश दिया है, निश्चित समयावधि में अस्त होकर हमें कुछ आराम की अनुभूति करवाने का प्रयास किया है। तो आप सोचिए, सजग होकर पढ़ाई करेंगे, घंटों में मत बांधिए, घंटों पढ़िए, पढ़ाई को घंटों में मत बांधिए, घंटों पढ़िए। फिर देखिए ना, एक सूरज ऐसा आएगा आपके जीवन में जो बहुत रोशनी और प्रकाश और आनंद लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।